जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हमारे जियो साइंटिस्ट के दूसरे एनालिसिस यानी कि हिस्ट्री के एनालिसिस पर। उम्मीद करता हूं यार ज्योग्राफी का एनालिसिस आपने देख लिया होगा और आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आपको समझ में आई होगी कि अप्रोच क्या रखनी है, सोर्सेस क्या रखने हैं और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ऐसे ही आज मैं आपको हिस्ट्री में दिखाता हूं। यार 10 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के पूछे हैं। एक जो फोमो बना हुआ है ना आपके दिमाग में कि यार हिस्ट्री कहां से पूछते हैं, सीएपीएफ में हिस्ट्री डिफिकल्ट आ सकता है, सीएपीएफ में यार मैं तो हिस्ट्री के लिए ये सोर्स फॉलो कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहां इस एनालिसिस में दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज भूल जाओ कि जियो साइंटिस्ट का पेपर आसान है या मुश्किल, वो हटा दो यार। यूपीएससी अगर इन चीजों को फोकस कर रहा है, इन सब इस सोर्सेस को फॉलो कर रहा है, तो आपके भी पेपर में वो लगभग इन्हीं रिसोर्सेस को फॉलो करेगा। तो आपको इनको रेडी करके चलना पड़ेगा। आओ समझते हैं कौन कौन से वो सोर्सेस है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा और कह रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ विच संस्कृतिस्ट was the project of preparing the first critical edition the epic महाभारता। पूछ रहा है कि महाभारत का पहला क्रिटिकल एडिशन किस इंसान ने स्टार्ट किया था 1919 में, ये हमसे पूछा हुआ है। अब देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वीएस सुक्तांकर। ये आपको तभी पता होगा जब आपने थीम 1 का चैप्टर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास का पेज 54 ये रेडी किया होगा। अब यार ये चीज मैंने अपने गेम चेंजर में तैयार कराई है, तो आप जो बच्चे यहां जीसी के हैं उनको ये चीज क्लियरली पता होगी कि ये एक टॉपिक है यहां दिया हुआ है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। इसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये मेंशन किया है कि वीएस सुक्तांकर हैं वो पर्सन जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाऊंगा। सब महाभारत की तारीफ कर रहे हैं बट मैं वहां उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करूंगा। तो इन्होंने बहुत साल लगाए थे और फाइनली वीएस सुक्तांकर ने एक एडिशन तैयार किया था। अब देखो यार इस पूरे पेज में ना, मतलब इस चैप्टर की शुरुआत में कुछ काम का नहीं है सिवाय सिर्फ इस एक पैराग्राफ के, और उस एक ही पैराग्राफ का इन्होंने उठाकर एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, और देखो इसको मैंने यहां कंक्लूड करके दिया भी है। तो यार देखो अब ये चीज क्या है, अब यही चीज है, तुम खुद सोचो कि जब मुझे इस चीज को पढ़ना है और मुझे बाद में उसको रिवाइज भी करना है, तो यार क्योंकि मैं ये सारी चीजें फालतू की ना पढ़ूं, मैं क्या करूंगा, मैं यहां साइड में इस तरीके से एक नोट बना लूंगा कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है कि वीएस सुक्तांकर हैं जिन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाया था महाभारत का 1919 में 47 साल की रिसर्च के बाद, बस इतना। ठीक है, अब देखो यही चीज मैंने अपने नोट्स में इन सारी चीजों को थोड़ा सा ना एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार कर दिया है। अब जो बच्चे नोट्स फॉलो कर रहे हैं, मैं एनसीईआरटी भी दिखा रहा हूं, मैं नोट्स भी दिखा रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे हैं जिनके पास मेरे नोट्स हैं, हिस्ट्री के नोट्स हैं, तो उनको भी ये चीज का भरोसा हो कि सर ने नोट्स में भी ये सारी चीजें दी है। अब देखो वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट जो महाभारत का एक बॉक्स है, मैंने अलग से एक बॉक्स तैयार कर दिया है महाभारत का। अब इसमें महाभारत से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी गई है वो सब मैंने यहां इंक्लूड की है। जैसे कि बाय व्यास इन संस्कृत महाभारत तैयार की गई है, महाभारत में क्या स्टोरी है, ठीक है, और ये किस टाइप के आइडियाज पर बेस्ड है, और जो क्वेश्चन आया है हमारा वीएस सुक्तांकर, ये देखो दिख रहा है आपको नोट्स में, क्रिटिकल एडिशन बनाया महाभारत पर। अब ऐसे ही बी लाल है, आदि परवान है, ये कुछ चीजें हैं जो और फैक्चुअल डाटा है जो आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रखना है। देखो इस तरीके से आपको नोट्स में कुछ ऐसी चीजों को साइड में जाकर रेडी कर लेना है। ये समझ में आया? एक हो गया क्वेश्चन हमारा, नोट से भी हो गया और एनसीईआरटी से भी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड अ डिटेल्ड एंड कनेक्टेड अकाउंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। अब यार इस चीज को अगर ढूंढने जाओगे ना, इन्होंने क्या पूछा है, बुद्धा की लाइफ की जो डिटेल्ड बातें हैं, जो डिटेल्ड टेक्स्ट है, वो कौन सा है जहां पर बुद्धा की डिटेल लाइफ के बारे में जिक्र किया गया है। आप कोई एनसीईआरटी ढूंढ लो, आप कोई अपनी एनसीईआरटी या कोई भी बुक ऐसी ढूंढ लो जहां पर इसका आंसर मिल जाए। कहीं नहीं दिया भाई, कहीं भी नहीं दिया। दिया कहां है? हायर स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है।
पर एक और शानदार जगह है जहां पर इसका सोर्स दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं वो कौन सी सोर्स है। ये है सर अचीव सीएपीएफ के नोट्स। तारीफ नहीं कर रहा हूं भाई, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं। मतलब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्यों इसको यहां पर ऐड किया है। यहां पर देखो, सबसे पहले तो समझो कि ये मेरे नोट्स में आ कैसे गए। इतनी हायर स्टैंडर्ड की जो चीज है, जो क्वेश्चन मतलब हमारे कहीं एनसीईआरटी में से नहीं दिया, और सर आप कहते हो कि आपके नोट्स तो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपके नोट्स में ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ कैसे गया, सब समझाऊंगा। देखो ये नोट्स हैं एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर के। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एंशिएंट बुक्स और ऑथर इंस्क्रिप्शन पूछी गई हैं, वो सारी चीजें मैंने यहां तैयार की है। जैसे सारे के सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट मैंने यहां दे दिए, सारे के सारे जैन टेक्स्ट मैंने यहां दे दिए, संगम लिटरेचर यहां दे दिए, ग्रामर जो बुक होती है यहां दे दी। उसके बाद अब एक एक पोएट, एक एक ऑथर के अकॉर्डिंग कि कालिदास की यहां है, ऐसे ही और भी आगे कई सारे पेजेस में मैंने पूरी डिटेल दी है, पूरा एक लिस्ट दी है। अब ये लिस्ट मैंने बनाई कहां से सर? मैंने बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। अब देख लो, पहले तो ये देखो, ये रहा आपका जो आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ललिता विस्तारा। ललिता विस्तारा एक फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी है बुद्धा की। ललिता विस्तारा फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी है बुद्धा की, ये मेरे नोट्स में इंक्लूड है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इंक्लूड क्यों है। देखो ये हैं आपके एंशिएंट के नोट्स। अब इस एंशिएंट के नोट्स में आप एक ये टैग देख रहे होगे, ये टैग दिख रहा है, क्या लिखा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड। सर ये क्वेश्चन आपको मैं नोटिस कराता हूं, सीएपीएफ के 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, आंसर है ललिता विस्तारा। और यही मैंने यहां पर नोट्स बनाकर दिया है, फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ललिता विस्तारा। तो सर इन नोट्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी नहीं कवर की है मैंने, उसको सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो जो आपकी सरदर्दी होती है ना, अब देखो यार, ये जो नोट्स मैंने तैयार करे हैं ना, ये सिर्फ इस बेसिस पे नहीं करे कि एनसीईआरटी का कुछ भी पॉइंट उठाया और डाल दिया, नहीं भाई, आप यकीन नहीं करोगे, सालों सालों की रिसर्च लगी है इस पर, ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो, एनसीईआरटी का भी स्ट्रक्चर एक बेहतर ढंग से फॉर्मेट हो, सब चीजों पर काम किया है। ठीक है, वो आप यहां पर देख ही रहे हो, ये मेरी मेहनत आप सामने देख ही रहे हो। ठीक है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिख रही होगी वो चीज। ठीक है, ये समझ में आया। सोर्स बता दिया मैंने, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपने पीवाईक्यू के नोट्स बनाए हुए हैं तो कैसे ये आपको 2026 में भी हेल्प कर देता। ठीक, ये हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, और दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे नोट से देखने को मिले। अब तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, यूपीएससी की एक नई क्रिएटिविटी देखने को मिली। क्या? यूपीएससी ने 2 रूलर को आपस में कंपेयर कर दिया। कैसे? 150 सीई के इंस्क्रिप्शन में शाका रूलर रुद्रदमन का जिक्र हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 5th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन में एक और रूलर है गुप्ता किंग के स्कंदगुप्त, उनका भी जिक्र हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों इंस्क्रिप्शन जो बिल्कुल अलग अलग टाइम स्केल पर हैं, ये किसी एक कॉमन चीज की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत प्यारा बनाया है। रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी एक चीज, कोई एक ऐसी यूनिक चीज है जिसका डिस्कशन कर रहे हैं, और गुप्ता किंग्स के जो स्कंदगुप्ता हैं उनका जो इंस्क्रिप्शन है 5th सेंचुरी में, वो भी कुछ ऐसी यूनिक चीज की बात कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में सेम है। तो ऐसा क्या है जिसके बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं? तो भाई मैं इसका आंसर तुम्हें बताता हूं। कहीं नहीं यार, कहीं नहीं। आप थीम्स को अच्छे से पढ़ लो, चाहे क्वेश्चन कहीं से आ जाए, बस थीम का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चांसेस बहुत हैं थीम्स पर क्वेश्चन बनने के। अब यार ये वाला बॉक्स है, और ये क्वेश्चन यहां से इस बॉक्स से पूछा हुआ है। जो सुदर्शन लेक है गुजरात में, उसके ऊपर 2 इंस्क्रिप्शन जो आपके क्वेश्चन में पूछे हैं। एक इंस्क्रिप्शन जो 2nd सेंचुरी में रुद्रदमन के नाम पर बनी है। ठीक है, उसमें जिक्र है रुद्रदमन हु वाज देन रूलिंग इन द एरिया क्लेम्ड हैव गॉट टू द लेक रिपेयर्ड। इन्होंने इस लेक को, लेक कौन सी? जो ये सुदर्शन लेक है, ठीक है, ये आप जो देख रहे हो, ये सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेयर कराया था। ये यहां पर इन्होंने पॉइंट बताया है। अब आपको मैं बता दूं,
सेम ऐसा ही सीएपीएफ 2020 में इन्होंने कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया था कि द सतवाना रिपेयर्ड एंड रीबिल्ट सुदर्शन लेक। तो ये वाला यहां पर गलत हो जाता है। तो कहीं आप जब अगर नोट्स बना रहे हो या फिर आप बुक में ही पढ़ रहे हो तो यहां पर मेंशन कर लो, जैसे मैंने किया है कि नॉट सतवाना, ताकि ये दोबारा कंफ्यूज ना कर सके। तो ये तो समझ में आ गया, रुद्रदमन सतवाना लेक कर, रुद्रदमन जो है सुदर्शन लेक के बारे में बात कर रहे हैं। अब गुप्ता वाला भी देखो पॉइंट, ये रहा, ये नीचे ये बिल्कुल अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन सेम रॉक 5th century मेंशन हाउ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी गॉट लेक रिपेयर वंस अगेन। तो वही गुप्ता वाले भी सुदर्शन लेक की बात कर रहे हैं, वहीं रुद्रदमन भी सुदर्शन लेक की बात कर रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन में बस आपको यही टिक करना था अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, कि दोनों ही कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं बाहर से तो नहीं है, आपकी एनसीईआरटी से है। अब पूछ लो कि सर आपके नोट्स में भी है क्या? चलो मैं दिखा देता हूं। देखो सुदर्शन लेक दे रखा है, यहां पर सिर्फ 4 पॉइंट बनाए हैं सुदर्शन लेक के। अब यहां पर तीसरे पॉइंट में देखोगे मेंशन है रुद्रदमन शाका रूलर रिपेयर्ड द लेक विद हिज ओन रिसोर्सेस, और उसके नीचे आप देखोगे लेटर इट वाज अगेन रिपेयर बाय गुप्ताज। तो गुप्ताज ने भी रिपेयर कराया और रुद्रदमन ने भी रिपेयर कराया। नोट्स में इंक्लूड है। तो भाई जिसके पास नोट्स है आंख बंद करके नोट्स को रटना शुरू कर दो। और जो यार ये कहते हैं ना कि सर नोट्स की क्या जरूरत है, नोट्स क्यों बनाने, बेवकूफ हो आप लोग, नोट्स क्यों बनाते हो? भाई मैं रीजन बताता हूं नोट्स बनाने का। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना। अब ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। अब सोचो कि यार आप जब इस बॉक्स को पढ़ने जा रहे हो, आप इसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी पढ़ रहे हो और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहली बार में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप पहली बार में तो आपके पास बहुत समय है, आपके पास महीनों पड़े हैं, आराम से इस एक चैप्टर को आप 10-10 दिन भी दोगे तो भी चलेगा। पर सोच के देखो जब आपके पास आखिरी 1 महीना बचा है या एक हफ्ता बचा है या 2-3 दिन बचे हैं, तो आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए की पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ 4 की पॉइंट्स हैं, उसको जाकर मैंने नोट्स में निकाल कर दे दिया। ये नोट्स कहीं अलग से नहीं बनाए हैं, आपकी जो एनसीईआरटी है उसी को कीवर्ड में, ताकि आप इसको पढ़ सको, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। जो टॉपर कहते हैं ना कि मैंने तो एक सोर्स को 25 बार रिवाइज कर लिया, ऐसा नहीं किया होगा कि उन्होंने जाकर दोबारा से वही एनसीईआरटीज वही रेफरेंस बुक को उठाया होगा, नहीं, नोट्स उठाए होंगे। अब यहां पर ये जो 4, अब देखो सिर्फ इतने से बॉक्स में मैंने सारा का सारा वो जो कंटेंट है कवर कर दिया और कुछ नहीं छूटेगा। आप देख रहे हो क्वेश्चन भी आपका यहां से पूरा का पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो नोट्स अगर बनाने हैं तो ऐसे बनाना। हो गया, चलो आगे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है अशोक धम्मा के बारे में। अब अशोक धम्मा का क्वेश्चन है। अब यहां पर एक चीज यहां पर एक समझना कि जरूरी नहीं है कि चीजें डायरेक्टली आपके सोर्स से हिट कर जाएं, आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं हिट करेगा। अब जैसे अशोक धम्मा है, अब देखो ध्यान से समझना, अशोक धम्मा है। अब ये आपकी थीम्स एनसीईआरटी में धम्मा के बारे में इन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं कि धम्मा जो अशोका का धम्मा है वो 4 चीजें इंक्लूड करता है। और वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? एक, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो। दूसरा, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, 2 पॉइंट। तीसरा, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली। चौथा कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन, ठीक है, अपने धर्म के अलावा दूसरों के धर्म की भी इज्जत करो। तो अब यहां पर आप देखोगे पहला पॉइंट कहता है अशोक धम्मा का जो क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द अहिंसा इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अशोका धम्मा। अब देखो ध्यान से समझो, ये डायरेक्टली वो 4 पॉइंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि अशोका अहिंसा में बिलीव करते थे। तो यार इनकी जो जेनरोसिटी है, एल्डर्स की इज्जत करना, दूसरे रिलीजन्स की इज्जत करना, ये क्या सिखा रहा है? ये अहिंसा ही तो सिखा रहा है कि कहीं भी कोई हिंसा मत करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यार ये वाला जो स्टेटमेंट है इनडायरेक्टली करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद द सेरेमनी ऑफ धम्मा इज इन प्रॉपर कर्टिसी टू स्लेव एंड सर्वेंट। अब देखो ये तो डायरेक्टली इन्होंने पॉइंट यहां से उठा लिया कि ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट काइंडली दिया है, ठीक है, ये वाला हो गया, 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि धम्मा कंसिस्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। अब सर आपको मैं यकीन दिलाता हूं ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपने जितने भी जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे उसको ये चीज का आइडिया होगा
कि यूपीएससी अक्सर ये कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि अशोका ने धम्मा में बुद्धिज्म को प्रमोट किया, जबकि तो ऐसा है ही नहीं। क्वेश्चनों में पूछा हुआ यूपीएससी ने, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मैं जब गेम चेंजर में चीजें पढ़ा रहा होता हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूं। देखो यहां सीरीज 2012 में धम्मा प्रोपोगेट बाय अशोका वॉज, अब इन्होंने पहला ऑप्शन दिया टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म, तो ये तो गलत है भाई, टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म तो है ही नहीं, तो बुद्धिज्म का प्रमोशन नहीं हो रहा है धम्मा में, तो थर्ड स्टेटमेंट हटा दो। और मैं कहता हूं कि आपको ना पहले का पता ना दूसरे का पता, अगर ये पता है कि थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा तो एक एलिमिनेशन की टेक्निक भी होती है, वो आपको इसके आंसर तक ले जाएगी। थर्ड से इसे हटाओ, थर्ड से इसे हटाओ, थर्ड से इसे हटाओ, आंसर हो गया सी। एलिमिनेशन भी बता दिया आपको, सोर्स भी बता दिया, तरीका भी बता दिया, सारी चीजें ढंग से बता दी। तो यार उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा आपको इस एनालिसिस में। चीजें हर तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कर दो, बता दो भाई कैसा लग रहा है सेशन, मेहनत लग रही है अपनी तरफ से, ये समझ में आ गया। अब देखो नोट्स में आ जाओ, अब नोट्स भी दिखाने जरूरी है। अब देखो यार, अब इस पेज की इंफॉर्मेशन देखो, ये तो फिर भी मैंने हाईलाइट कर रखी है, मैंने मार्क कर रखा है, ये सारी चीजें कर रखी है, तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक में जाकर खोल कर देखना, जिसने ढंग से इसे मार्क नहीं करा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें से किस चीज को कैसे पढ़ना है। अब ये अशोक धम्मा वाला ही जो पॉइंट है, अब देखो कितने ढंग से मैंने इसको एक बॉक्स बनाया है, बीच में लिखा है अशोक धम्मा, यहां लिखा है पहला धम्मा, दूसरा धम्मा, तीसरा और चौथा। अब सोचो जब मैं इसे रिवाइज कर रहा हूंगा तो ये एनसीईआरटी मेरे रिवीजन को आसान बना रही होगी या फिर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, सोच के देखो। और ऐसी बहुत चीजें हैं। अब यहां पर देखो कौटिल्य के सप्तग्रह थ्योरी मैंने कितने तरीके से बॉक्स में बनाया है, मौर्यन रूलर कैसे बॉक्स में मैंने क्रिएट किया है, यहां पर मगध के किंगडम क्यों इंपॉर्टेंट है, बड़े ही स्ट्रक्चर ढंग से मैंने यहां पर दिया है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, अपनी स्टडी आसान बनानी पड़ेगी। जो आप कहते हो ना कि रिवीजन नहीं होता है, याद नहीं होती चीजें, भाई याद होंगी जब आप तरीका सही अपनाओगे, ठीक है। आ जाओ, मोहनजोदारो पे, हड़प्पा पे क्वेश्चन जरूर आना है, ये चीज लिख के रख लो। तो एक चैप्टर हड़प्पा वाला तो आपको तैयार करना है, ठीक। अब यहां पर हड़प्पा के मोहनजोदारो के बारे में जो बात हो रही है, 3 पॉइंट दिया है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब देखो पहला जो पॉइंट कह रहा है, द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स वॉज अबाउट ट्वाइस द हाइट। अब यार यही सारी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये मैंने आपको भी पढ़ाया है, यूट्यूब पर मैंने एक लेक्चर लिया था और गेम चेंजर में भी मैंने बताया है कि यहां पर क्लियरली मेंशन है साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशो। अच्छा, ये चैप्टर कौन कौन से है ना, कंफ्यूजन आपको अगर कहीं हो रहा होगा ना, मैं कई बार नहीं रिपीट कर रहा हूं कि चैप्टर का नाम क्या है, तो यहां ऊपर हर जगह लिखा हुआ है चैप्टर का नाम और कौन सी बुक है और कौन सा पेज नंबर है। तो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स ये आपका थीम 1 का पहला चैप्टर है। तो यहां पर आप देखोगे इन्होंने जिक्र किया है आपकी ब्रिक्स का, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड रेशो, यहां पर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है। अब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन मैंने देखा और तब जाके यहां पर मैंने ये रेशो लिख दिया, नहीं, ये सर रेशो मैंने पहले ही लिखा है, क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी ऐसी चीजें पूछ चुकी है, तो वो कहीं रेशो में भी कंफ्यूज कर देगी। और इनफैक्ट मैंने आपको फोटो तक दी थी गेम चेंजर में, ये वाली, और मैंने कहा था कि जो इनकी जो ब्रिक्स होती है 1:2:4 रेशो में होती है। तो यहां पर क्या है, 4 इसकी लेंथ है, 2 ये ब्रेथ है और हाइट इसकी 1 है, ठीक है। अब वहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइट और लेंथ का जो कंपैरिजन है वो ट्वाइस है, कि मतलब इसका ट्वाइस है लेंथ, पर यहां पर तो इसका 4th टाइम हो रहा है, तो ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, इसको तो हटा दो। अब सेकंड कह रहा है कि अब देखो एलिमिनेशन का मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं पहला हटा दूं तो ये हटा, ये हटा, ये हटा, मेरा आंसर सेकंड और थर्ड आ गया यहीं पर ही, ठीक है। तो सेकंड थर्ड मेरे करेक्ट है। हाई प्लेटफॉर्म वर बिल्ड ऑन विच हाउस वर कंस्ट्रक्टेड, द हाउसेज वर यूनिफॉर्मली रेक्टेंगुलर इन प्लेन। तो ये भी आपको यहां पर पैराग्राफ में दिए हुए हैं, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हो गई, कैसे एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, कैसे इंफॉर्मेशन आपकी बुक में से पूछी जा रही है और कैसे आपकी यही इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में दी गई है। अब देखो नोट्स में भी ऐसा नहीं है कि मैंने ये नोट्स बाद में बना दिए, देखो यहां पर ये 4:2:1 स्टैंडर्डाइज्ड रेशो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक। उसके बाद सीटाडेल और लोअर टाउन को अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन ढंग से बताई है। अर्ली और हड़प्पा और लेट हड़प्पा का जो एक कैटेगरी है उस पर क्वेश्चन पूछता है ये लोग,
तो वो मैंने यहाँ पर अलग से दिया है। तो जो हमें अपने नोट्स बनाने हैं वो कुछ इस तरीके से बनाने हैं। अब देखो, बहमानी किंगडम विजयनगर एम्पायर क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली ओवर टेरिटरी। अब पूछ रहा है कि किस टेरिटरी को लेकर बहमानी किंगडम और विजयनगर आपस में लड़ा करते थे। अब यार ये वाला क्वेश्चन भी आप कहोगे कि सर ये भी आउट ऑफ द बुक है, आउट ऑफ द सिलेबस है, पर मैं कहूंगा कि यार ये भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। अगर आपने ये वाला जो चैप्टर है, कौन सा है ये चैप्टर, विजयनगर एम्पायर का चैप्टर है, थीम 2 का चैप्टर नंबर 7, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप यहां पर एक पॉइंट पढ़ोगे कि कृष्णदेव राय ने काफी जगह, काफी चीजों पर अपना एक्सपांशन किया था और उसे कंसोलिडेशन किया था, और उसमें से एक एरिया है रायचूर द्वाब पर। रायचूर द्वाब पर भी जो कृष्णदेव राय हैं उन्होंने अपना कब्जा जमाया था। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, जब आप इसके ऑप्शन पढ़ोगे कहीं भी आपको इस पूरे चैप्टर में ना तो मदुराई का जिक्र मिलेगा, ना वारंगल का, ना मालाबार का, क्योंकि ये आपके तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना के अलग अलग रीजन्स है। बट एक रायचूर दोआब का डिस्कशन मिलेगा। तो यार मैं एक बात कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली अगर आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे कि मेरी एनसीईआरटी में कहीं वो दिख नहीं रहा, तो इनडायरेक्टली तो पहुंच रहे हो कि यार रायचूर दोआब का डिस्कशन तो विजयनगर में दिया है, तो शायद इसके ऑप्शन में आंसर रायचूर दोआब हो सकता है। तो ये पैटर्न आपको यूपीएससी में अपने एग्जाम में फॉलो करना है। इस चीज को समझो यार, अक्सर जो सीएससी का बच्चा होता है वो ना आते हुए भी क्वेश्चनों को कैसे सही कर ले जाता है, सिर्फ इस स्ट्रेटेजी से। ये जो स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं कि यार इनडायरेक्ट वाला जो है कि यार मैंने इसको वहां पर पढ़ा था ऑप्शन में, बेशक मुझे नहीं पता कि इसमें रायचूर दोआबी आंसर है, पर मुझे इतना पता है कि मैंने कहीं विजयनगर में मदुराई नहीं पढ़ा, ना ही वारंगल, ना ही मालाबार, पर रायचूर दोआब का मैंने एक जगह डिस्कशन देखा था, तो शायद इसका आंसर ये हो सकता है। ये तरीका है। ठीक है, अब आप कहोगे सर नोट्स में भी दिखा दो, तो भाई लो नोट्स में भी दिखा देते हैं। अब देखो कितने ही स्ट्रक्चर ढंग से। अब यहां पर इस पूरे पैराग्राफ में ना कृष्णदेव राय का डिस्कशन दिया हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में। अब इस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो भाई आराम से आधा घंटा ले लोगे, और वहीं अगर मैं आपको ऐसे बॉक्स में कृष्णदेव राय की सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में दे दूं, तो कैसे आप 10 मिनट में इस पूरे टॉपिक को तैयार कर लोगे, ये आप ही जानते हो। ठीक है, तो रूल ऑफ एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन रायचूर दोआब 1512 में। ठीक है भाई, सारी चीजें दिखाते हुए चल रहा हूं। अब आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलियंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेलियंट फीचर पूछ रहा है 1935 एक्ट के। अब 1935 एक्ट के सेलियंट फीचर पूछ रहा है। अब देखो, जब भी ये एक्ट वाले क्वेश्चन करोगे ना आप, तो इसमें ना लक्ष्मीकांत का पहला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये कहीं आपकी स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, कहीं आपके पॉलिटी में भी दिया हुआ है, तो दोनों जगह कवर होता है। पर आपको कहां से कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में से, तो वहीं से इसका आंसर निकल के आएगा। मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम लोग ये देखो, अब देखो यहां पर आपकी ये लक्ष्मीकांत, ये मेरी लक्ष्मीकांत की बुक है, उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसी बेहतर ढंग से इसको हाईलाइट किया हो रखा होगा। अब यहां आप देखोगे, यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया हुआ है, और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कई सारे एक्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी कई सारे हैं, 10। ठीक है, अब ये 10 के 10 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होने चाहिए। अब इसी 10 में से एक तो पॉइंट ये वाला कि इट अबॉलिश्ड डायरार्की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि इन्होंने डायरार्की को अबॉलिश कर दिया था प्रोविंस में, और जो प्रोविंस में ऑटोनॉमी दे दी थी उनको, तो ये आपको याद होगा। तो यहां पर ये रहा ऑप्शन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद डायरार्की सेंटर में अडॉप्ट हो गई थी, ये रहा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में भी डायरार्की सेंटर में अडॉप्ट करा रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया, ये रहा ऑप्शन में। तो भाई तीनों सही हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां सीखने वाली चीज क्या है यार, मैं फिर से आपको कहूंगा, इस चीज को समझो मेरी बात को। आप लोग परेशान हो जाओगे एंड टाइम पर एग्जाम में। क्यों परेशान हो जाओगे? अब यार आप ये देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं साइड करता हूं, अब इस पेज को देखो ध्यान से, और अपनी लक्ष्मीकांत खोल लो। इस पूरे चैप्टर को जब आप देखोगे ना, ये तो मैं एक पेज दिखा रहा हूं, सिर्फ 1935 का एक्ट दिखा रहा हूं, ये वाला, ऐसे कई सारे एक्ट दिए हुए हैं। अब ये सारे एक्ट इतनी भरी हुई इंफॉर्मेशन से जब आप पढ़ने जाओगे, जब आप उसे याद करने जाओगे, भाई मैं शर्त से कहता हूं आप में से आधे बच्चे तो छोड़ के चले जाओगे कि यार ये चैप्टर रहने देते हैं, इसमें से कुछ काम का आता नहीं और कंटेंट भी बहुत ज्यादा है।
तो कैसे याद करोगे, अब मैं सॉल्यूशन भी बताता हूं, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, अब इसी पूरे चैप्टर को, एक्ट है 1935, अब ये आपके सामने ये वाला अगर सोचो, ये वाला पेज है, ये वाला नोट्स है, आपके लिए कितना आसान हो जाए इसको याद करना। जो आपने अभी 3 चीजें देखी, अब मैं आपको दिखाता हूं नोट्स, यहां से देखो। अब जो आपने 3 चीजें देखी अलग अलग 3 पॉइंट में और इतनी सारी हौच पौच के चलते हुए, वो 3 चीजों को मैंने कितने आसान तरीके से यहां डिजाइन किया हुआ है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब देखो यहां ये मेंशन है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मैंने बकायदा बताया है कि काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां पर देखो मैंने कट कर दिया है इसको, ठीक है। मैं दूसरा वाला पेन लेता हूं, ये देखो काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां पर मैंने कट कर दिया है इसको, किया है ना, तो मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया है, तो ये रहा अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, तो यहां हो गया डायरकी इन प्रोविंसेस, इसको हटा दिया और ला का क्या ला दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ये रही आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। डायरकी एट द सेंटर, इस पे मैंने टिक किया है, तो यानी कि डायरकी एट द सेंटर ला दी गई है। तो देखो ये तीनों चीजें एक जगह मैंने रखी हैं, सोचो वो वहां पर इतना फैला कर दिए थे, मैंने तीनों ही दिए थे और इन्होंने तीनों ही पूछ लिए। अब आप खुद सोच के देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार इन्होंने जो यूपीएससी ने 3 चीजें पूछी और सर ने भी एक साथ तीनों चीजों को लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हो गया भाई कि ये सारे जो नोट्स बनते हैं ना, वो आपके पीवाईक्यू को ध्यान में रख के बनते हैं। तो मुझे आइडिया है कि वो एक साथ अगर पूछेंगे तो कैसे क्या पूछेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था वो सीज वाला, ज्योग्राफी में सैलिनिटी का पढ़ा था, तो मैंने एक साथ ब्लैक सी, रेड सी को एक साथ रख दिया, बाल्टिक सी को, मेडिटेरेनियन सी को एक साथ रख दिया उसकी सैलिनिटी के लिए। तो सेम चीज यहां पर है। तो आपको चीजों को ऐसे आसान बना लेना है कि देखो अब एक एक लाइन में ऐसे डायग्राम के साथ, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, कितनी कितनी पावर में डिवीजन हो रहा है, क्या नहीं था क्या था, ठीक है, कौन कौन सी जो है लैंग्वेज यहां पर अडॉप्ट हो रही थी, कुछ ऐसे अलग सी जो चीजें थी। अब यहां पर देखोगे 1919 और 1935 में सेंटर और स्टेट में डायरकी और बायकैमरलिज्म को लेकर क्या चेंजेस हो रहे थे, तो बड़े ही ढंग से मैंने यहां पर इसको एक टेबल के फॉर्मेट में दिया है। तो भाई चीजें ऐसे याद होती हैं, तो बस आपको यह काम करना है अपने साथ, ठीक है। चलो, उम्मीद कर रहा हूं यार आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अपने एग्जाम में वो गलती ना करूं, आज मैं इस चीज को समझ लूं और उस पर काम कर लूं, ठीक। अब आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री में उसको याद रखा जाता है, ठीक है। 8 अगस्त 1942, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को पास किया गया था कांग्रेस को द्वारा, और कहां से पूछा गया है, आपकी स्पेक्ट्रम से पूछा गया है। द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज रेटिफाइड एट द कांग्रेस मीटिंग एट ग्वालियर टैंकर बॉम्बे ऑन अगस्त 8, 1942। अब सोचो इस पूरी इंफॉर्मेशन को, अब ऐसा तो है नहीं कि अगली बार भी यही पूछेगा, आपको तो पूरा चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, नोट्स बनाओ सिंपल तरीके से, और स्पेक्ट्रम के नोट्स तो भाई मस्ट हैं, ठीक है, उसके तो मस्ट हैं, क्योंकि इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन है नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। अब ये देखो इस पूरे क्विट इंडिया को ना, देखो कितने बढ़िया ढंग से यहां क्विट इंडिया की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, कब लॉन्च हुआ, कैसे बिगिन हुआ, गांधी जी का क्या रोल था, क्या कम्युनल जो क्लैशेस थे वो थे या नहीं थे, इस पर क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद नीचे यहां पर देखो आप एक टेबल बना दी, उसमें क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के बारे में, गांधी जी का रिस्पॉन्स और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर पूछता है। और जो अभी आपका क्वेश्चन आया वो मैंने अपने नोट्स में दिखा दिया। ये देखो 8 अगस्त को क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को रेटिफाइड किया गया था बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान से बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ठीक है, और प्रपोज्ड बाय जेएल नेहरू। ठीक है भाई, नोट्स भी हैं और आपकी थीम्स भी हैं और आपकी स्पेक्ट्रम भी है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि मुझे कैसे इसको तैयार करना है। मैं आपके सामने सब कुछ रख दे रहा हूं। जिसके पास मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं यार कि जो बच्चे अचीव सीएपीएफ को पूरे ढंग से फॉलो करते हैं, आपके दिमाग में एक फोमो कभी नहीं बनना चाहिए कि यार मेरे नोट्स में कोई कमी है, क्योंकि ये फोमो ही सिलेक्शन आपका खो देगा। ठीक है, इस समय आपके हाथ में जो चीज है ना यार, मैं कहता हूं कि अगर उसको ढंग से तैयार कर लिया ना आपने, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप ही रोकोगे, उस डर से कि यार कहीं मेरे नोट्स में कोई कमी तो नहीं रह गई, अरे फलाना के नोट्स में कुछ ज्यादा तो नहीं दिया। भूल जाओ यार दुनियादारी को। मैं कहता हूं किसी के भी नोट्स फॉलो करो, अपने करो, सेल्फ करो, मेरे करो, अलग इंस्टीट्यूट के करो, या फिर बुक को ही पढ़ो, पर उसको 10-20 बार रिवाइज करो, रिलीजियसली फॉलो करो। बस आंख बंद करके उस पर काम करो दिन रात, ये आपको काम करना है। ठीक है, अब आ जाओ, दांडी मार्च का डेट पूछ लिया।
ठीक है, डेट पूछ लिया दांडी मार्च का। अब इतना तो यार आपको पता होना चाहिए, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कुछ ऐसी डेट्स होती हैं हिस्ट्री में जो हमें पता होनी ही चाहिए। तो भाई ये आपकी थीम्स में भी दी हुई है कि 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था। और ये चीज मैंने अपने नोट्स में बकायदा बड़े स्ट्रक्चर ढंग से, जब दांडी मार्च शुरू होता है तो सबसे पहली ही हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पता हो कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, और उसके बाद तो फिर पूरा का पूरा एक सिस्टम से चीजों को मुझे समझना है, याद करना है, वो तो खैर है ही। ठीक है, हो गया, आगे आ जाओ। अब देखो ट्रैवलर्स दे रखा है और सेंचुरीज दे रहे हैं कि भैया बताओ कि ये ट्रैवलर उस सेंचुरी में आया था या नहीं था। ठीक है, अब ये मुझे मैच कराना है। तो मार्को पोलो, अल्बरूनी और दुआर्ते बारबोसा। अब मैं आपको यहां गड़बड़ बता देता हूं। ठीक है, इन्होंने मार्को, अब ये यूपीएससी की चाल होती है, कभी जब मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स कराऊंगा, यूपीएससी के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ना, तो तब मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम से 1 महीने पहले हम करेंगे कि हमेशा यूपीएससी स्विच कर देता है। अब जैसे मार्को पोलो की जो इंफॉर्मेशन है इन्होंने यहां डाल दी कि मार्को पोलो की यहां डाल दी और अल्बरूनी की यहां डाल दी, तो ये तो यहां पर गलत हो गए दोनों ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने इंटरचेंज कर दिया इनको। और दुआर्ते बारबोसा की जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पूछा कि कितने पेयर सही हैं, तो मेरा सिर्फ एक पेयर सही है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। और इसके सोर्स में यहां पर दिखा दूं, आपकी जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर, थीम्स एनसीईआरटी पार्ट 2, पहला ही चैप्टर है थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर। अब यहां देखोगे अल्बरूनी आपका 10th 11th सेंचुरी पर बिलोंग करता है। ठीक है, मैं उसको इस क्वेश्चन को ही साथ में लेकर चलता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। देखो ठीक है, अब यहां देखो अल्बरूनी, ठीक है, अल्बरूनी 10th 11th सेंचुरी, पर यहां क्या दिया, अल्बरूनी 13th सेंचुरी, तो ये यहां पर आ जाएगा। मार्को पोलो 13th सेंचुरी, तो ये मार्को पोलो जबकि यहां पर आ जाएगा। उसके बाद दुआर्ते बारबोसा, ये रहा 16th सेंचुरी, ये बिल्कुल सही है। अब आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि ये 3 ट्रैवलर दे दिया आपने, काम खत्म हो गया, आपको ये सारे ट्रैवलर याद करने हैं। और सिर्फ ये सारे नहीं, और भी सारे जितने भी आपके थीम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और इनको एक स्ट्रक्चर में, एक सिस्टम में लगा लो कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, क्योंकि कल वो क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब आप देखोगे ये चीज मैंने बहुत अच्छे ढंग से, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से अपने नोट्स में दी है कि सारे ट्रैवलर 11th सेंचुरी में अल्बरूनी आते हैं, 13th में मार्को पोलो आते हैं, इनकी लोकेशन पूछता है कि कहां से थे, उज्बेकिस्तान से, ये इटली से, इब्ने बतूता मार्को पोलो से आते हैं। फिर 15th और 16th सेंचुरी में कई सारे ट्रैवलर्स आते हैं। अब देखो इसको मैंने बॉक्स में क्यों किया है, क्योंकि ये सारे ट्रैवलर बेस्ड हैं मेरे विजयनगर एम्पायर से। तो कल क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो विजयनगर एम्पायर है उससे एसोसिएटेड कौन कौन से ट्रैवलर हैं, और पूछे भी हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बॉक्स किया है। उसके बाद 17th सेंचुरी में आने वाले ट्रैवलर्स, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, किसकी क्या किताब है, सब कुछ एक चेन में डेवलप किया है यहां पर, अगर आप देख पा रहे होगे तो। ठीक है, ये रहा आपके सामने। तो यहां पर क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूं तो मार्को पोलो 13th सेंचुरी, अल्बरूनी 11th सेंचुरी, सेम वही कॉन्सेप्ट है, और दुआर्ते बारबोसा 16th सेंचुरी। तो यहां पर दोस्त मेरे एनालिसिस खत्म होता है। इस एनालिसिस का कंक्लूजन यही है कि मैंने अभी आपको दिखाया, थीम 1 भी पूछ रहा है, थीम 2 भी पूछ रहा है, थीम 3 का भी एक आधा क्वेश्चन है जो कि स्पेक्ट्रम से भी कवर किया जा सकता है। तो मेरे जो फाइनल सोर्सेस रहने वाले हैं, जो अभी तक मैं हमेशा से कहता आया हूं, थीम 1 पढ़ो, थीम 2 पढ़ो, थीम 3 पढ़ो और स्पेक्ट्रम पढ़ो, और हो सके तो इनके नोट्स बनाओ, क्योंकि ये सारी चीजें एंड टाइम पर आपको परेशान कर देंगी। ये बात ध्यान में रखना। वो इंसान जो सिलेक्ट हो जा रहा है उससे पूछना कि भाई आपने इनके नोट्स बनाए थे या फिर एनसीईआरटी को ही रिवाइज कर रहे थे। यार पता नहीं, शायद वो आपको बताए या ना बताए, मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी टॉपर होते हैं उनके पास अपने नोट्स होते हैं। तो वो काम आपको करना है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको दिखाई है कि कितना बड़ा गड़बड़ हो सकता है एंड टाइम में आपको वो रिवाइज करने में। तो उम्मीद करता हूं यार ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री उतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। देखा जाएगा हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उतने क्वेश्चन जरूर निकाले जा सकते हैं जो मेरे सिलेक्शन को आसान बना दे। मिलते हैं दोस्तों अगले एनालिसिस में। अब अगला एनालिसिस कौन सा होगा ये आप तय करोगे। बहुत बच्चों के सबसे ज्यादा मैसेज हिस्ट्री के थे, तो ये एनालिसिस हिस्ट्री का आया। आप मुझे बताएंगे कि आपका अगला एनालिसिस क्या होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।